अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं बर्फ सूट का अदर मॉड्यूल्स वाला रूम, और इसमें हम रिपीटेड प्रॉक्सी और इंट्रूडर क्योंकि कर चुके हैं तो हम इसमें करेंगे जो लेसर नोन मॉड्यूल्स हैं वो हम आज कवर करेंगे। तो पहला टास्क है जी आउटलाइन। इसमें भी यही बात की गई है कि आज हम जो 3 मॉड्यूल्स करेंगे उनका नाम है डिकोडर, कंपेयरर एंड सीक्वेंसर। ठीक है, डिकोडर का काम क्या है कि ये आपके टेक्स्ट को इनकोड या डिकोड करता है मल्टीपल टाइप्स में। ठीक है, कंपेयरर जो है वो आपका, आप अगर उसको 2 रिक्वेस्ट या 2 किस्म का डाटा पास करेंगे तो उन्हें कंपेयर करेगा वर्ड लेवल और बाइट लेवल पे। और सीक्वेंसर जो है ये टोकन्स की जो रैंडमनेस है उसको एनालाइज करके आपको बताएगा। जैसे CSRF टोकन जनरेट होता है बर्फ सूट में ब्रूट फोर्स से बचाने के लिए, तो वहाँ पर जो है आप उसकी रैंडमनेस को जान सकते हैं और फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सिक्योर टोकन है और क्या आप खुद जनरेट कर सकते हैं इस तरह का टोकन या नहीं। तो शुरू करते हैं डिकोडर की लैब से। तो डिकोडर का काम क्या है? इट अलाउज अस टू मैनिपुलेट डेटा। ठीक है, अभी जैसे मैंने पहले बात की कि हम इससे इनकोडिंग या डिकोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर एक स्मार्ट डिकोड का फंक्शन है जो कि मैजिक फंक्शन जो है साइबर शेफ का उसकी तरह काम करता है। अगर एक टेक्स्ट के ऊपर मल्टीपल काइंड ऑफ डिकोडिंग हुई हो, जैसे कि वो बेस64 में भी इनकोडेड है, उसके बाद उसके ऊपर आस्की हेक्स की इनकोडेड है, तो ये वो सारी इनकोडिंग्स 1 बाय 1 पील ऑफ करने की कोशिश करता है। ये साइबर शेफ CTFs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वेबसाइट है। ठीक है जी, ये इसका मैजिक फंक्शन है और इसकी आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। तो अब हमने बर्फ सूट क्योंकि अपना ऑन किया हुआ है, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ से आपको एक एक करके दिखाऊं, मैं आपको डायरेक्टली लेके जाता हूँ बर्फ सूट के अंदर और मैं आपको बताता हूँ कि ये सेक्शंस क्या हैं। ठीक है, जब आप डिकोडर पे क्लिक करते हो तो आपको ये वाला इंटरफेस मिलता है। ये एक टेक्स्ट एरिया है जहाँ आप डाटा लिखते हैं। उसके बाद जैसे मैं डाटा लिख देता हूँ, अभी फिलहाल कोई भी लिखता हूँ मास्टर स्पार्क, सही है। तो उसके बाद आपके पास 2 फंक्शन हैं क्योंकि इनको नहीं पता कि ये ऑलरेडी इनकोडेड है या ये प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट होता है जो जिस फॉर्म में आप डेटा फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करते हैं, सही है। उसके बाद है इनकोड एज में, ये आपके पास काफ़ी टाइप की इनकोडिंग स्कीम्स अवेलेबल हैं। ये क्या है 1 बाय 1 इसको भी हम देखेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी इनकोडेड है तो इसे डिकोड करना है, तो फिर बताएं जी किस टाइप में डिकोड करना है, ये किस टाइप में इनकोडेड है ऑलरेडी। इसी तरीके से अगर आप इसकी हैश निकालना चाहते हैं तो इसमें हैश की भी एक लंबी लिस्ट है। ये क्या होता है हैशिंग, ये भी हम देखेंगे। फिर स्मार्ट डिकोड का मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है 1 बाय 1 मल्टीपल लेयर्स ऑफ इनकोडिंग को पील ऑफ करने की कोशिश करता है। तो अगर आप इनकोड एज इसको URL कर दें तो देखें नीचे आपको इसकी आउटपुट नजर आ जाएगी। वापस आते हैं यहाँ पर, इन्होंने भी इसी तरीके से इसको सेगमेंटाइज किया और उसके बाद 1 बाय 1 बताया कि ये कौन सी चीज़ क्या है। डिकोडर के इंटरफेस से हम फेमिलियराइज हो चुके हैं। अब हम आते हैं कि जो मल्टीपल टाइप ऑफ इनकोडिंग है ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो जैसे ये देखें जी, ये लिस्ट आपको वहाँ पर नजर आई थी। उसमें सबसे पहली चीज़ है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट इज व्हाट वी हैव बिफोर परफॉर्मिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारे पास ओरिजिनल चीज़ है ना, जिस पे अभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं, उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। URL इनकोडिंग में क्या होता है कि आपने देखा होगा जब आप गूगल की क्यूरी भी सर्च करते हो तो जो सर्च बार में लिखते हो वो यहाँ पर ऐड होकर जाता है, सही है। अब URL जो हमारा होता है ना, वो स्पेसेस अलाउ नहीं करता कि आप इस तरह का बर्फ सूट रूम फर्स्ट ऐसे करके नहीं भेज सकते। ठीक है, URL जो है वो कंसेक्टिव कैरेक्टर्स से मिलकर बन रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये स्लैश है तो इसका URL में एक स्पेशल मीनिंग है। ठीक है, इस कॉलन का एक स्पेशल मीनिंग है। अगर आप भी इस तरह करके कुछ लिखना शुरू कर दोगे तो इसका मतलब होगा कि ये एक डिफरेंट रूट की तरफ आपको ले जाएगा। तो आपका डाटा सेफली URL में ट्रांसमिट हो तो उसके लिए URL इनकोडिंग की जाती है। URL इनकोडिंग में क्या होता है कि जब भी कोई आइटम पिकअप किया जाता है तो उसके स्टार्ट में % का साइन लगाया जाता है और उसके बाद उसके आस्की कैरेक्टर सेट में से उसकी कन्वर्जन होती है। मैं बताता हूँ आपको क्या है। जैसे आप एग्जाम्पल लें कि आस्की कैरेक्टर सेट है आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर हर जो सिंबल है, जैसे ये देखें जी, फॉर एग्जांपल इसमें स्लैश का जो है इसको आप क्या कहते हैं जी, हेक्स में अगर देखें तो इसको आप 2F कहते हैं। डेसिमल में ये 47 वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी मल्टीपल, ये आस्की का हमारे पास टेबल है और ये इसकी मल्टीपल टाइप ऑफ कन्वर्जन्स में लिखा हुआ है। ठीक है, आस्की टेबल में स्लैश का मतलब है 47। ठीक है, तो अब आप इसको जब URL इनकोड करेंगे तो कैसे करेंगे? आपके पास आस्की जो स्लैश है इसको आपने कन्वर्ट करना है, तो आपने आस्की से इसकी वैल्यू उठाई, वो होती है 47। 47 को अगर आप मैं कन्वर्ट करता हूँ हेक्साडेसिमल में तो वो वैल्यू आती है 2F। ठीक है, तो आप 2F के स्टार्ट में % लगाओगे, सही है। तो ये स्लैश के अगेंस्ट अगर आप इसकी URL इनकोडिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा %2F। आपने % की फॉर्म में URL में पहले भी चीज़ें देखी होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा दूँ कि अगर मैं यहाँ पर स्लैश लिखूंगा तो वो देखें जी, इनकोड एज में पहले ही URL इनकोडिंग सेलेक्टेड थी तो इसने मुझे कन्वर्ट कर दिया %2F में। नीचे आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है HTML इनकोडिंग। HTML के अंदर भी जो है ना इनकोडिंग हो सकती है। इसमें जो है इनकोडिंग कैसे होती है कि स्टार्ट में % का साइन लगता है। ठीक है, जो स्पेशल कैरेक्टर है ना उनके लिए इनकोडिंग की जाती है। स्टार्ट में % का साइन लगता है और जो एंड है उसमें सेमीकोलन लगता है। अब HTML के कुछ स्पेशल वर्ड्स भी हैं, जैसे कोट के लिए अगर आप डबल कोटेशन, अगर जो आपका कोटेशन मार्क है उसके लिए एक स्पेशल, अगर आप ये कीवर्ड यूज़ करो QUOT तो वो कोट को भी लिख देगा। और इसके अलावा इसके अंदर हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग भी पेस्ट की जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये लिखता हूँ एंड कोट सेमीकोलन और इसको मैं डिकोड करता हूँ एज एन HTML, तो फिर देखते हैं आउटपुट क्या आती है। इसे मैंने ये यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं कहता हूँ इसको डिकोड करें एज HTML, तो देखिए उसने इन्वर्टेड कॉमास मुझे दिखा दिया। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा कहता हूँ कि इसको इनकोड करें एज HTML, तो ये मुझे इसकी हेक्स फॉर्मेट में चीज़ दिखाएगा। ठीक है, जो ये है इसको इसने एंड एम्परसेंड HTML वाला हैश जो है हेक्स के लिए स्टार्ट होता है और एक्स उसमें लगाया जाता है और इसको इसने हेक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वापस आते हैं।
ठीक है। ये इनकोडिंग जो है HTML इनकोडिंग हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज ये भी देती है कि ये हमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अटैक से भी बचा लेती है। अगर आपने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का रूम किया हो तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं उसमें टैग्स को, एट्रीब्यूट्स को, इस तरह के जो एंगल ब्रैकेट्स हैं उनको एस्केप कर रहा था ताकि मैं वहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग जो है एग्जीक्यूट करा सकूँ। तो ये जो अगर आप इस तरह की चीज़ वहाँ इस्तेमाल कर रहे होते तो आप XSS से भी बच सकते थे। तो ये देखिए, ये हमने कन्वर्ट करके देख लिया है इसे। इसके अलावा एक बड़ी वाइडली यूज्ड इनकोडिंग है बेस64। ठीक है। इसमें क्या होता है, इनिशियली जब सिस्टम्स डिज़ाइन हुए थे तो वो कैरेक्टर्स और टेक्स्ट और स्ट्रिंग्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होते थे। बट आफ्टर दैट जब आपके पास बाइनरी डेटा आ गया, जैसे इमेजेस हैं, मीडिया प्रोग्राम्स हैं, तो इनको सेफली ट्रांसफ़र करने के लिए ऑन वर्चुअली एनी मीडियम बेस64 की कन्वर्जन यूज़ होती है। अगर आप बेस64 को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ लें। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि कन्वर्जन होती है एक्चुअली में कैसे है। इसके कैरेक्टर सेट में जो है क्या चीज़ें होती हैं बेस64 में, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, और इसके अलावा इक्वल टू का साइन है, और 0 से 9 तक आप जो है ना वर्ड डिजिट्स हैं। ठीक है, इसकी मदद से बेस64 की कन्वर्जन होती है। आस्की हेक्स में क्या होता है कि जैसे अगर आप वर्ड लेते हो ना, आस्की उठा लेते हैं, ठीक है, तो इसमें से पहला वर्ड उठाया जाएगा A, इसका आस्की में इसको कहते हैं 65। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो आपने पहला वर्ड यहाँ पे लिख देना 41। ठीक है, दूसरा फिर आपने S उठाया, S को भी आप कन्वर्ट करोगे आस्की के अंदर। ठीक है, और हेक्सा में कन्वर्ट करोगे तो 53 आएगा उसके बाद, तो वो आपने 53 लिख लिया। ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड जो है आपकी आस्की टू हेक्स कन्वर्शन हो जाएगी। और हेक्स, ऑक्टल और बाइनरी तो ये तो मैथमेटिक्स में आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये बेस कन्वर्जन क्या चीज़ होती है। अगर आपने डाटा को कंप्रेस करके सेंड करना है, अक्सर लोग डेवलपर जो हैं वो अपना SEO स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं कि वो जो HTML और JS के पेजेस जो हैं क्लाइंट एंड पे सेंड करते हैं उसे कंप्रेस करके सेंड करते हैं ताकि बूट का जो लोडिंग टाइम है वो काफ़ी फास्ट हो जाए। और ऑन द अदर हैंड वो जो है कंप्रेशन को फिर डीकम्प्रेस करके पेज को रेंडर कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये gzip जो है, ये जैसे 7zip है, WinRAR है, उसकी मदद से जो कंप्रेशन होती है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फीचर भी इसके अंदर मौजूद है। अब अगली चीज़ जैसे इन्होंने बताई कि वी कैन लेयर एनी ऑफ दीज ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, हम एक के ऊपर मल्टीपल इनकोडिंग कर सकते हैं। जैसे इस पर इसने किया आस्की हेक्स, ये हो गया, फिर आगे से फिर इसने इनकोड किया ऑक्टल में, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। और इस तरह आप इसको जितना आगे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो व्हेन कंबाइन दिस मेथड गिव्स अस अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल ओवर द डेटा। ठीक है, हेक्स फॉर्मेट में क्या है जी, यहाँ पे आपने एक बटन देखा होगा टेक्स्ट और हेक्स, आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं जिस भी फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं। जैसे अगर मैं इसको हेक्स कर दूंगा तो मेरे पास इसकी हेक्स जो आउटपुट है वो नज़र आने लग जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक होगी बात, और इसी तरीके से आप इसको भी हेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं जी, फिर आता है स्मार्ट डिकोड। इसमें भी आपको बताया था जैसे कि ये ऑटो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि कौन सी वाली डिकोडिंग है। लेट्स स्टार्ट सिंपल को आपको बेस64 में कन्वर्ट करके देखना है, तो आप इसको कॉपी करें और यहाँ इसको मैं वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ, इसको भी टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पेस्ट किया, इसको हमने इनकोड एज करना है बेस64, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इनकोड एज बेस64 ही किया था ना। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। तो ये देखें जी, इधर मैंने पेस्ट किया है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इसको आप URL डिकोड करें, इसको आप कॉपी करें, पेस्ट हो गया। इसको मैं कहता हूँ डिकोड एज URL। उसने दिखाया इसमें है नेक्स्ट डिकोडिंग। ठीक है, अगली डिकोडिंग हमने कर ली। फिर नेक्स्ट चीज़ है स्मार्ट डिकोड को इस्तेमाल करें और इसको डिकोड करके दें। इसको आप कॉपी करें और पेस्ट हो गया। फिर हम स्मार्ट डिकोड पे क्लिक कर देते हैं। तो देखें जी, इस पर 2 लेयर्स हुई थी। इसने पहले ये वाला हमें निकाल के दिया, इसको URL की फॉर्मेट में कन्वर्शन हुई, और उसके बाद ये हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, ये हो गया। इनकोड दिस फ्रेज इनकोडिंग चैलेंज, पहले बेस64 में कन्वर्ट करें, फिर आउटपुट को आस्की हेक्स में, उसके बाद उसे जो है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मतलब कितने लेयर इन्होंने कहा है कि पहले बेस64 में, फिर आस्की हेक्स में, और फिर उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करें। तो इसे मैं करता हूँ, पहले इसे बेस64 में, फिर उसके बाद इसे इनकोड करना है आस्की हेक्स में, और उसके बाद इनकोड करना है ऑक्टल में। तो ये आपके पास जिसके एंड पे 26C आ रहा है, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये देखें, ये इसकी कन्वर्जन हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं डिकोडर के हैशिंग वाले एरिया पे। हम अपना जो दूसरा इनकोडिंग वाला था वो काम कर चुके हैं। हैशिंग में अब क्या चीज़ है जी हमारे पास, आ जाए जी। हैशिंग जो है एक 1 वे प्रोसेस है जो डाटा को ट्रांसफॉर्म करता है एक यूनिक सिग्नेचर में। सही है, रिवर्सिबल नहीं होता। आप जैसे इनकोडिंग से एक फॉर्म में दूसरी में जा सकते हैं, और एल्गोरिदम्स की मदद से ही दूसरी फॉर्म से वापस ओरिजिनल में भी आ सकते हैं। हैशिंग का ये पर्पस सर्व नहीं करती। ठीक है, जो एक अच्छा हैशिंग एल्गोरिदम है वो
इम्पॉसिबल टू रिवर्स होता है, ठीक है। जो भी आप पीस ऑफ डाटा इसको प्रोवाइड करते हैं ये उसका आपको यूनिक हैश निकाल के देता है। इस तरह के नंबर को जो आउटपुट आती है ना उसे हम हैश कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप MD5 का एल्गोरिथम इस्तेमाल करें और इसको आप इसकी आप हैश सम निकालें MD5 सम का, तो आपको ये देगा। अगर आप सिर्फ इसको कैपिटलाइज ही कर दोगे तो हैश सम में ये देखें इतना ज़्यादा फर्क आ जाएगा कि कुछ भी इसके साथ मैच नहीं करता, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसमें रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। MD5 भी इवन के डेप्रिकेट हो चुका है और मॉडर्न एप्लीकेशंस के लिए आप इसे इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। इक्वली हैशेस जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं सिक्योरली पासवर्ड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अगर आपका इन केस कि डेटाबेस जो है लीक भी हो जाएगा तो अगर किसी को हैशेस मिल भी जाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि वो इसको रिवर्स करके पासवर्ड्स निकाल लें। रेनबो टेबल्स बनाने के लिए रेनबो टेबल्स जिन लोगों के पास पड़े हैं, ऐसी भी कुछ वेबसाइट हैं जैसे क्रैक स्टेशन के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है। तो उधर आप पासवर्ड प्रोवाइड करें या कोई वैल्यू प्रोवाइड करें या हैश प्रोवाइड करें तो वो आपको उसका ओरिजिनल बता देते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एल्गोरिदम बट बिकॉज कि उन्होंने मैपिंग जनरेट करके रखी हुई है। पहले से बहुत सारे ना ये प्लेन टेक्स्ट हैशिंग एल्गोरिथम को पास करके निकाला हुआ है कि अच्छा इसका ये हैश आता है, तो अगर आप हैश पूछते तो उन्हें पता है कि किसके अगेंस्ट हमने निकाला था, ठीक है। डिकोडर में जिस तरह की काफ़ी लंबी सारी लिस्ट है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो आप एल्गोरिदम चूज़ करोगे उसकी बेस के ऊपर इनकोडिंग या हैशिंग या हैशिंग ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप कहते हो कि जब आप MD5 सम को कन्वर्ट करेंगे ना तो आपके पास इस तरह की चीज़ आएगी। मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये इन्होंने कहा कि इसको कन्वर्ट करना है MD5 सम को, इसे कॉपी करें और इसके बाद आप इसको यहाँ पेस्ट किया और आपने इसका हैश लेना है MD5 के ज़रिए। अब आप देखें ना ये यूनिकोड का कैरेक्टर सेट है ना आस्की का कैरेक्टर सेट है, तो इस कैरेक्टर सेट से हम फेमिलियर नहीं है। हमने हैशेस अक्सर देखे भी हैं बट दोज आर नॉट इन दिस फॉर्मेट, क्योंकि ये कैरेक्टर सेट जो है ना यूजेबल नहीं है, सेफ टू ट्रांसमिट नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब भी इसको आपने यूज़ करना होता है तो आप इसको फिर इसके ऊपर एक इनकोडिंग की लेयर लगाते हो जिसे हम कहते हैं आस्की हैक्स। तो इस फॉर्म में जो इसकी इनकोडिंग है इसको हम बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं, सही है। तो उन्होंने कहा इसको आस्की या यूनिकोड दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप आस्की हैक्स में कन्वर्ट करके रखें इसको अपने पास। फिर आ जाते हैं जी प्रैक्टिकल में। पहला क्या है जी, SHA-256 को यूज़ करते हुए आप इसे कन्वर्ट करें लेट्स गेट हैशिंग में और इसके बाद इसका आप आस्की हैक्स निकाल के इनको आउटपुट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये पेस्ट किया लेट्स गेट हैशिंग और उसके बाद इसको इनकोड, अच्छा इन्होंने कहा था कि इनकोड हैश करना है SHA-256 वाले की मदद से। SHA-256 कहाँ है जी, ये SHA-256 है और उसके बाद इसको इनकोड एज आस्की हैक्स करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई है, सही, जिसके एंड पे 8ABE आ रहा है। यही हमारी आउटपुट मैंने इधर फिल किया हुआ है ऑलरेडी। अब उन्होंने कहा कि MD4 का एल्गोरिथम यूज़ करें और इसको आप हैश करें और उसके बाद इसे बेस 64 में कन्वर्ट करके बताएं। मैं इसको पेस्ट करता हूँ, हैश में लिखता हूँ MD4 और इसके बाद इसे बेस 64 में कन्वर्ट करके बताना है। तो ये MOEA इक्वल आ गया, सही है, MOEA इक्वल, ठीक है। ये वाला इसका करेक्ट आंसर था। अब इन्होंने कहा कि जो आपको फाइल्स दी गई हैं उसको डाउनलोड करें। यहाँ पे ना इन्होंने कुछ फाइल्स हमें दी हैं, इसमें दी हैं, हाँ जी ये देखें जी, ये कुछ टास्क फाइल्स हैं जो उन्होंने हमें दी हैं और इसको डाउनलोड करना है हमें और डाउनलोड कर लेते हैं जी। डाउनलोड करने के बाद इसका हमने क्या करना है वो भी देख लेते हैं। फाइल सेव हो गई। अब इन्होंने कहा है कि सम जोकर हैज़ मेस्ड विद माय SSH कीज़, इसके किसी ने मेरी SSH कीज़ को छेड़ा है। अब मेरे पास 4 कीज़ हैं तो मुझे पता है कि जो मेरी सही वाली की है ना उसका मैं अगर MD5 हैश सम निकालूं तो वो ये वैल्यू आती है। अब चारों में से मुझे नहीं पता कि मेरी सही वाली की कौन सी है, तो हम 1 बाय 1 सारों का MD5 हैश सम निकालने की कोशिश करेंगे और जिसका इसके साथ मैच करेगा वो मेरी राइट वन की है, सही। हम आते हैं फोल्डर के अंदर, तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, तो इसमें जो कीज़ एक्सट्रैक्ट हुई वो ये 4 कीज़ थी। आप ट्राई करो कि जैसे मैं कहता हूँ कि की 1 को हम देखते हैं कि इसका MD5 हैश सम क्या आता है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट हुआ और इसको फिर हम इनकोड एज आस्की हैक्स करते हैं। तो ये आया F2A2, क्या यही वाला वो हैश है? नहीं जी, इसके एंड में कुछ और आ रहा है। अब हम की नंबर 3 के कंटेंट को देखते हैं। की नंबर 3 को ओपन करते हैं जी, इसका कंटेंट कॉपी कर लेते हैं और बर्क में ऐड करें और फिर इसे इनकोड करें आस्की हैक्स में। इसके एंड पे है 6D3E, तो MD5 हैश सम ही निकाला था हमने या कोई और तो नहीं निकाला? MD5 और इनकोड एज आस्की हैक्स D9F8 जी, D9F8 यही वाली जो की नंबर 3 है वो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। की नंबर 3 इसमें आ गया। अब हम आते हैं कंपेयरर के अंदर। डिकोडर का टास्क हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमने आना है कंपेयरर के अंदर।
कंपेयरर का क्या काम है, हम पहले यहाँ से ओपन करके देख लेते हैं। कंपेयरर कहाँ पे है जी, ये कंपेयरर है। सही, कंपेयरर में क्या होता है कि आप जो है इस लिस्ट के अंदर कोई प्लेन टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है, लोड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को टेक्स्ट डाल सकते हैं अगर आपने डालना है। अगर आपने क्लिपबोर्ड से कुछ पेस्ट करना है तो वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक आइटम यहाँ से सेलेक्ट करते हो और एक आइटम यहाँ से, और कंपेयर पे जब आप क्लिक करते हैं कि वर्ड या बाइट लेवल पे कंपैरिजन चाहिए तो वो आपको इसका कंपैरिजन दिखा देता है। मैं देख लूँ कि मेरे पास ये वेबसाइट चल रही है या नहीं। ये वाली मशीन है जी, जो मशीन हमें अवेलेबल की गई है इस टास्क के लिए। तो मैं डायरेक्टली आपको टास्क इसमें समझा देता हूँ कि काम है क्या, ठीक है। ये देखिए, इन्होंने यही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और उसके बाद इन्होंने कहा कि आप क्या करें कि ये जैसे ये देखें जी, दो इन्होंने टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट किए हैं। मैं भी यही करता हूँ, एक और टेक्स्ट ये कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। पहले आपको टेक्स्ट लेवल कंपैरिजन दिखाता हूँ। तो ये इसके अंदर आ गया और उसके बाद मैं बल्कि यही टेक्स्ट जो है ना, मैं कोई और लाइन ऑफ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये कॉपी किया और इसको भी आप कंपेयर में पेस्ट करें, ठीक है। अब देखिए, वो पहली को दूसरे के साथ कंपेयर करना है बाइट लेवल पे, मैं कहता हूँ कि कंपैरिजन रिक्वायर्ड है। तो इसे हम टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हैक्स में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। सही है। तो ये हमें दिखा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना चेंज्ड हैं, ये वर्ड्स डिलीट कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद जो है ये वर्ड्स मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है। तो मीन्स कि कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो हमें सारा जो है ना कलर कोडिंग में दिखा रहा है। एक इसमें फीचर है सिंक व्यूज़ का। अगर आप यहाँ से इसे हैक्स में कन्वर्ट करोगे तो ये भी हैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंक व्यूज़ का फीचर है, इसे हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं हर चीज़ को। अब जो उन्होंने हमें टास्क दिया है वो ये है कि आप जो है ना इस वेबसाइट की ट्रैफिक को कैप्चर करें, ठीक है। एग्जांपल के अंदर ये जो पेज है लॉगिन वाला, ये इसको ओपन करें। इन्होंने सबसे पहले कहा है ये जी, इन्होंने कहा है कि इसको ओपन करें। एक दफ़ा इन्होंने कहा गलत पासवर्ड दें कोई भी, और उसके बाद आप इसकी जो है ना बर्प में रिक्वेस्ट को कैप्चर करें। तो हम बर्प की प्रॉक्सी की टैब में आ जाते हैं, इसे इंटरसेप्ट ऑन है, लॉगिन करेंगे तो ये रिक्वेस्ट हमारे पास इधर आ गई। इसको हम भेजते हैं रिपीटर के अंदर। रिक्वेस्ट अब रिपीटर में आ चुकी है। अब इस रिक्वेस्ट के अंदर आप इसको गलत पासवर्ड यूज़र नेम के साथ सेंड कर दे और इसका ये एक रिस्पांस आया, ठीक है। इस रिस्पांस को मैं भेजता हूँ, सॉरी ये इसको वापस उसी मोड में लें। इस रिस्पांस को मैं सेंड करता हूँ कंपेयरर के अंदर। ये कंपेयरर में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सही वाला यूज़र नेम पासवर्ड लिखता हूँ कि उसका रिस्पांस मेरे पास क्या आया है। अब उस रिस्पांस को और इस रिस्पांस को हम कंपेयर करेंगे। वापस आ जाते हैं जी, ये देखें जी, ये भी यही काम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो सही था ना वो ये था कि यूज़र नेम था सपोर्ट एडमिन और पासवर्ड भी उन्होंने बताया है हमें, ये था, और पासवर्ड क्या है ये वाला। तो आप इसको यहाँ पेस्ट करें और अब इस रिस्पांस को दोबारा यहाँ पे सेंड करें। इसका एक जवाब जो आएगा इसको आप रिपीटर में, इस कंपेयरर में सेंड कर दें। अब देखिए, दो आइटम, एक सही वाला और एक गलत वाला हमारे पास कंपेयरर में आ चुका है। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं पहले वर्ड लेवल पे। तो उसने हमें बता दिया कि देखिए जी, सेशन की पहले तो कुकी ही चेंज है, कंटेंट की लेंथ भी चेंज है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीज़ें चेंज है, टाइम चेंज है जिस पे दोनों का रिस्पांस आया था हमारे पास, सही है। और क्या चीज़ चेंज है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसने हमें ये सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर इसके अलावा इसमें जो सेकंड वाला है, इसमें देखें ये support/login है और यहाँ पे इसने हमें सपोर्ट के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया है, ठीक हो गई। तो ये देखें, आप इस तरीके से दो रिस्पॉन्सेस को आपस में कंपेयर करके मैच करके चेक कर सकते हैं। पहले हमने वर्ड लेवल पे किया था और अब हम बाइट्स पे भी क्लिक करके देख लेते हैं कि उसमें क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो एक एक बाइट में भी जो चेंज आ रहा है ना वो हमें इस तरीके से देखने में मिलता है। तो ये सेम यहाँ से भी आप ये चीज़ चेंज कर सकते हैं। ओके हो गया। तो अब वापस आ जाते हैं, तो इस रिस्पॉन्स को हम यहाँ रोक देते हैं। तो हम ये काम भी कर चुके हैं। अब आते हैं सीक्वेंसर के ऊपर, ठीक है। सीक्वेंसर में क्या है, सीक्वेंसर में हमें कहा जा रहा है कि ये वन ऑफ दोज टूल है जो रेयरली इस्तेमाल होता है CTFs में भी, बट ये इंट्रोपी या रैंडमनेस जो है ना टोकन्स की, जैसे CSRF टोकन मैंने आपको बताया था जनरेट किए जाते हैं, उनकी इंट्रोपी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं जी नीचे, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ पहले ओपन करके। ये कंपैरिजन हम क्लोज़ करते हैं, बर्फ को भी टर्न ऑफ कर देते हैं, इधर आ जाएँ वापस। अब हमारा टास्क है जी कौन सा वाला, सीक्वेंसर वाला। तो ये जी सीक्वेंसर का हमारे पास इंटरफेस है। इसके अंदर यहाँ से शुरू करते हैं। दो मैकेनिज्म है जी, एक तो लाइव कैप्चर है, ठीक है। एक लाइव कैप्चर का क्या मतलब है कि आप एक रिक्वेस्ट कैप्चर करो पहले वेबसाइट की, उसमें से फिर बता देते हैं आपके मैं कौन से वाले टोकन में इंटरेस्टेड हूँ, इसमें जैसे लॉगिन के टोकन में इंटरेस्टेड हूँ या सेशन कुकी की किसी वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ। तो उसके बाद आप सीक्वेंसर को कहते हैं कि अब आप 10s 100s 1000 टाइम जो है ना रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली सेंड करें, ठीक है, और टोकन्स जनरेट करें। और जब आपके पास इतनी लंबी लिस्ट आ जाए तो फिर एनालिसिस करके बताएं कि इसमें कितनी एंट्रोपी एग्जिस्ट करती है। और मैनुअल लोड में ये है कि आपके पास कहीं भी किसी मैकेनिज्म से कोई प्री जनरेटेड टोकन के सैंपल्स हैं, अब आप उनको कंपेयर करना चाहते हैं कि वो आपस में कितने रैंडम हैं, और इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि आप लिस्ट खुद लोड कर रहे हो,
ठीक है। तो हम इसमें जो है ना लाइव कैप्चर पे फोकस करेंगे इस रूम के अंदर। तो लाइव कैप्चर पे क्लिक करता हूँ। आपका अपने काम कैसे करना होता है जी, इसके अंदर इन्होंने कहा कि आप इस पेज पे आ जाएं /admin/login पे। तो ये इसका इंटरफेस हो गया, ठीक है। इस पर हमें पता है कि CSRF का टोकन जो है वो जनरेट होता है। व्यू पेज सोर्स करेंगे तो आपको इसमें नज़र भी आ जाएगा नीचे। ये इसका हमने ब्रूट फोर्सिंग भी की हुई है, इसलिए हमें पता है पहले से। ये देखें जी, ये एक लॉगिन का टोकन है जो हर रिफ्रेश पे चेंज होगा। अब इसके एंड में फ़िलहाल क्या आ रहा है 8E988। तो आप इसे दोबारा से क्लिक करें तो ये देखें अब ये लॉगिन टोकन बिल्कुल चेंज हो गया है। ये बात हो गई। अच्छा, वापस आते हैं जी इसमें बर्ब सूट के अंदर। तो अब आपने क्या करना है कि इसको कैप्चर करना है पहले प्रॉक्सी के ज़रिए, उसके बाद आपने इसको सीक्वेंसर में भेज देना है, ठीक है। सीक्वेंसर में फिर आप खुद आ जाएंगे और आप करेंगे इसको लाइव कैप्चर, ठीक है। आप फॉर्म फील्ड में बता देंगे कि कौन सी फॉर्म फील्ड है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। यहाँ से यहाँ पे वो वैल्यू ऐड कर देंगे कि हम लॉगिन टोकन में इंटरेस्टेड हैं, और सेशन की वैल्यू बता देंगे कि ये वाली सेशन की कुकी है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे स्टार्ट लाइव कैप्चर, और फिर उसके बाद आप एनालाइज नाउ के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो चले हम ये करके देख लेते हैं। हम पहले आते हैं प्रॉक्सी में, इंटरसेप्ट को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे वापस आने के बाद ये एडमिन लॉगिन है, तो इसमें मैं बर्ब की प्रॉक्सी पे क्लिक करता हूँ। तो मैं इसी तरह रैंडम पे लॉगिन पे क्लिक किया। अच्छा ओके, इस पे क्लाइंट साइड की वैलिडेशन है जी, ABC एंटर करें तो ये देखिए ये कैप्चर हो गया। अब इसके अंदर बाकी तो हमें कोई इशू नहीं है, बट ये टोकन है इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। आप पहले तो इसको एक्शन करेंगे जी, इसको आप सीक्वेंसर के अंदर भेज दें, ठीक है। सीक्वेंसर में आ गई आपकी ये वाली रिक्वेस्ट। सीक्वेंसर के अंदर आने के बाद जो है आप क्या करेंगे, आप इसमें कस्टम एक लोकेशन है उसको कॉन्फ़िगर करें। तो कौन सी लोकेशन है हमारी जहाँ पे टोकन एग्जिस्ट करता है, हम अपना टोकन यहाँ से सर्च कर लेते हैं। ये मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ ये वाला सीक्वेंसर वाला काम, क्योंकि ये कॉमनली इतना किया नहीं जाता। तो फॉर द सेक ऑफ रूम डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताना तो था। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये यहाँ पे तो इन्होंने ऐड की है वैल्यू, ये फॉर्म फील्ड की और कुकी की, ये क्योंकि इनके पास देखें ये इन्होंने वैल्यू ऐड की है। तो हमारे पास ये वाली फील्ड्स हाइड हैं। सो सेलेक्ट द रेडियो बटन फॉर फॉर्म फील्ड। आई डोंट नो कि शायद इसमें फ्री वर्जन के अंदर शायद ये ना इधर हमें क्लिक करने दे रहा हो कि फॉर्म फील्ड हम यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो अदरवाइज़ आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। मैं वैसे स्टार्ट लाइव कैप्चर करके देखता हूँ। इनवैलिड कस्टम लोकेशन कन्फिगर। तो ये कह रहे हैं कि जी लोकेशन आपको कन्फिगर करनी पड़ेगी। करनी तो पड़ेगी, बट वेयर इज़ दैट। तो इसको जी फ़िलहाल आप यहाँ से ही समझ अंडरस्टैंड कर लें। ये बाद में मैं देखूंगा आपके ये वाली फील्ड्स मेरी जो है ना हिडन क्यों हैं। आप देखिए इन्होंने भी सीक्वेंसर में सेंड किया था, उसके बाद इन्होंने ये वैल्यूज़ ऐड की हैं और बाकी ऑप्शन को इसी तरह छोड़ दिया। जब स्टार्ट लाइव कैप्चर पे क्लिक किया और एनालाइज़ किया तो देखिए इन्होंने 12,000 सैम्पल्स उठाए हैं, ठीक है। और उसके बाद एनालाइज़ पे क्लिक किया तो ये आपको एक ग्राफ की फॉर्म में बता देगा कि इसके अंदर कितनी एंट्रोपी एग्जिस्ट करती है, चीज़ रैंडम है या नहीं है, ठीक है। If we wanted to receive periodic updates on analysis, we could also check the auto analyze checkbox. Doing this would tell Burp to perform the entropy analysis after every 2000 request. हर 2000 रिक्वेस्ट के बाद वो ऑटो इसका जो है ना एनालाइज को ऑन रखेगा, तो वो उसको एनालाइज कर देगा हर 2000 सैंपल्स के बाद। अगर आप चाहते हो कि एक नहीं, मुझे मल्टीपल एनालिसिस पीरियडिकली रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो स्टेप्स तो हमने परफॉर्म कर लिए हैं, बट वो एक जो है ना फॉर्म फील्ड की वैल्यू हाइड है, तो वो देखनी पड़ेगी कि क्यों हाइड है। अगर कह रहे हैं कि आप कैप्चर को दोबारा परफॉर्म करें वायरशार्क में, इसको मॉनिटर करें। कैन यू सी वाई लाइव कैप्चरिंग द रिक्वेस्ट फॉर दिस एनालिसिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लाउड। वो क्यों लाउड उसको कहेगा, ऑब्वियस है ये तो, क्योंकि इतनी जो है मल्टीपल मतलब रिक्वेस्ट जब आप जनरेट करेंगे 10,000 12,000, तो ये उसको कहेगा कि आप बहुत ज़्यादा लाउड हो रहे हैं नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने चीज़ पढ़ ली। अब हम आते हैं सीक्वेंसर के एनालिसिस वाले हिस्से के ऊपर, कि जो एनालिसिस वो हमें निकाल के दे रहा है। नोट नाउ दैट वी हैव रिपोर्ट फॉर एंट्रोपी एनालिसिस और टोकन, इट्स टाइम टू एनालाइज इट। बर्प जो है ना डजन्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म करता है ऑन टोकन सैंपल दैट इट कैप्चर्स। वी वोंट बी लुकिंग एट ऑल दीज एज इट वुड टेक फार मोर देन अ सिंगल टास्क टू डू सो, ठीक है। वो जो टेस्ट परफॉर्म करता है वो हम इस रूम में नहीं देखेंगे, बिकॉज वो मैथ इंटेंसिव है, ठीक है। हाँ, बट ये है कि आप रिजल्ट्स को ज़रूर देखें। द जनरेटेड एंट्रोपी एनालिसिस रिपोर्ट इज स्प्लिट इनटू 4 प्राइमरी सेक्शन। ये वाले 4 प्राइमरी सेक्शन है जिसमें ये रिपोर्ट आपकी जनरेट होती है। समरी, कैरेक्टर लेवल एनालिसिस, बिट लेवल एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑप्शंस चीज़ आ रही है, सही है।
फिर उसमें फील्ड्स हैं। ओवरऑल रिजल्ट क्या है, एट अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 1% द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव एंट्रोपी इज एस्टिमेटेड टू बी 117 बिट्स, और इसने इसको एक्सीलेंट मार्क किया है कि आपकी रैंडमनेस एक्सीलेंट है, ये जिसको भी आपने CSRF टोकन को एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास एंट्रोपी का एक चार्ट आ जाएगा, ठीक है, ओके। द समरी गिव्स अस ओवरऑल रिजल्ट, ठीक है। कलेक्टिवली दीज विल ऑफन बी डिटरमिन वेदर द टोकन इज जनरेटेड सेफली और नॉट। अगर तो टोकन सेफली नहीं जनरेट हो रहा तो आप और खुद से टोकन जनरेट कर सकते हैं CSRF का, और उसके पास आपके पास ब्रूट फोर्सिंग करना काफ़ी आसान हो जाएगा, डिक्शनरी अटैक करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये दीज आर द मैथमेटिकल टर्म दैट वी शुड नॉट बी रेफरिंग टू राइट नाउ इन दिस रूम, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। अब हम आते हैं रूम के कंक्लूजन में। डिकोडर, सीक्वेंसर एंड कंपेयरर मे नॉट बी एज वेल नोन एज प्रॉक्सी, रिपीटर और इंट्रूडर, बट इनका यूज स्टिल होता है, ठीक है। यू शुड नाउ बी कंफर्टेबल यूजिंग डिकोडर टू ट्रांसफॉर्म डाटा, कंपेयरर टू लुक फॉर डिफरेंसेस बिटवीन डाटा, एंड सीक्वेंसर टू परफॉर्म एंट्रोपी एनालिसिस। देखिए 3 यूज केसेस आपको बता दिए गए हैं, ठीक है, कि डिकोडर से आप डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी में, कंपेयरर से कंपेयर कर सकते हैं, और सीक्वेंसर से आप एंट्रोपी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और अब अगला जो रूम होगा वो बर्फसूट एक्सटेंडर है उसका नाम, और अब यहाँ पे आप मतलब एक हलफ बर्दारी कर लें कि आई अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ डिकोडर, सीक्वेंसर एंड कंपेयरर। तो इसके साथ ये हमारा रूम कंप्लीट हो चुका है। अगला रूम जो है उसका नाम है बर्फसूट एक्सटेंडर। मिलते हैं अगले रूम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।